Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic gravitation and the question says two spheres are moving as shown. Velocity v0 is such that spheres are at minimum separation when they touch each other. Find v0. तो बेसिकली देखिए अपने को सवाल में क्या दिया गया है कि दो स्फेयर्स हैं, है ना। और जैसा कि दिख रहा था कोई भी और एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्टिव फील्ड में एंटर्ड है ना। एक दूसरे पर ये दोनों फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे और यही हमारा सिस्टम है। अब देखिए कि जो लेफ्ट वाला स्फेयर है इसकी वेलोसिटी v0 है इस मोमेंट पर, और जो राइट वाला स्फेयर है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है एट दिस मोमेंट, है ना। और इनिशियली जो सेपरेशन है दोनों के सेंटर्स के बीच में वो कितना है, वो है 8r, और दोनों का रेडियस भी कैपिटल R दिया हुआ है। अब जरा सोचिए कि इसका मोशन कैसा होगा, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, क्योंकि जो लेफ्ट वाला स्फेयर है वो टुवर्ड्स राइट जाना चाह रहा है शुरुआत में, और जो राइट वाला स्फेयर है वो नीचे जाना चाह रहा है शुरुआत में, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस सवाल को मैं ऐसे सॉल्व करना चाह रहा हूं, मैं जो दूसरा स्फेयर है दैट इज जो स्फेयर राइट में है इसके फ्रेम से मैं बात करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले इसके फ्रेम में आने के लिए देखिए अपने को क्या क्या करना होगा। कभी भी हम लोग किसी के फ्रेम से बात करते हैं तो पहले उसे रोकते हैं। तो चलिए इसे रोकने के लिए इसे ऊपर की तरफ वेलोसिटी v0 देनी पड़ेगी, है ना। तो इससे वेलोसिटी हमने v0 दे दी ऊपर की तरफ, जिसके कारण इसके पास शुरुआत में कोई भी वेलोसिटी अब दिखाई नहीं दे रहा। अब यही काम हम लोग को लेफ्ट वाले स्फेयर के साथ भी करना होगा, क्योंकि जो काम इसके साथ किए वही दूसरे के साथ करना होगा ताकि इक्वेशंस सेट बैलेंस्ड रहे। तो हमें इसे भी देना पड़ेगा v0 वेलोसिटी शुरुआत में। अब क्या दिख रहा है अपने को, अब दिख रहा है कि जो राइट वाला स्फेयर है उसके पास कोई भी नेट वेलोसिटी शुरुआत में नहीं है। लेकिन बच्चों अपने को एक चीज का ध्यान देना होगा कि जो राइट वाला स्फेयर है और जो लेफ्ट वाला स्फेयर है दोनों पर ही इनफैक्ट फोर्स तो हमेशा लग रहा है ना। तो आपने शुरुआत की वेलोसिटी को भले गायब कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा रुका रहे तो आपको क्या मेक श्योर करना होगा कि इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन ना आए, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जब हम इसके फ्रेम से बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि भाई अपने पास कोई भी एक्सेलरेशन तो नहीं आ रहा है। अब आप देखिए जो लेफ्ट वाला स्फेयर है वो राइट वाले स्फेयर पर कैसा फोर्स लगा रहा है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये जो राइट वाला स्फेयर है इसका एक्सेलरेशन रहेगा टुवर्ड्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द, है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट वाला स्फेयर। ठीक है ये बात। और आप देखिए चूंकि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों का ही जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। और चूंकि मासेस भी सेम है इसलिए दोनों का जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है ये बात। तो अभी सोचते हैं थोड़ा कि आखिर मोशन होने कैसा वाला है। शुरुआत में आप देखिए कि इनका जो मतलब कि जो राइट वाले स्फेयर है ना उसके नजरिए में लेफ्ट वाले स्फेयर की वेलोसिटी शुरुआत में किस डायरेक्शन में आ रही है, इन दोनों वेक्टर्स के एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग, है ना। मैंने देखिए यहां पर रास्ता बनाया है लेफ्ट वाले स्फेयर का विथ रेस्पेक्ट टू राइट वाले स्फेयर के, है ना। अब आप देखिए कि अगर मैं राइट वाले स्फेयर को हमेशा रेस्ट पे रखना चाह रहा हूं तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे एक्सेलरेशन भी छीनना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि किसी भी मोमेंट पर, है ना, मान लीजिए कि लेफ्ट वाला जो स्फेयर है इस समय यहां पर है ना, लेट अस से इस लोकेशन पर है। तो आप सोचिए कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं मैं बात किसके हिसाब से कर रहा हूं, राइट वाले स्फेयर के हिसाब से। इसको ये अपनी तरफ तो खींच ही रहा है, साथ ही साथ आप देखिए कि जो लेफ्ट वाला स्फेयर था वो भी तो इसे खींच रहा है अपनी तरफ। लेकिन हर समय अपने को ये एक्सेलरेशन क्या रखना है, राइट वाले स्फेयर का 0 रखना है। तो अपने को एक एक्सेलरेशन इसे इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो जो काम इसके साथ कर रहे हैं वही काम इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप देखिए कि अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो इसको ये एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेट अस से कि कभी भी x हो रही है ना। तो अगर हम लोग ये कहते शुरुआत में कि ये मास m है, ये मास m है, दोनों के बीच की दूरी x है, तो इस स्फेयर का नाम मैं कुछ दे देता हूं, स्फेयर नंबर 1 दे देता हूं, है ना। और इस वाले स्फेयर का नाम स्फेयर नंबर 2 दे देता हूं। तो मैं पहले क्या कहता
कि स्फेयर नंबर 1 पे फोर्स कितना लग रहा है, gmm/x², लेकिन उसके हिसाब से एक्सेलरेशन कितना आ जाता, gm/x²। लेकिन अब आप देखिए, एक एक्सेलरेशन इस स्फेयर नंबर 1 को बिकॉज ऑफ 2 भी तो मिल गया है ना, रिलेटिव की वजह से। तो इसका एक्सेलरेशन जितना आना चाहिए था उसका कितना आएगा, अब डबल आएगा। क्लियर हुई ये बात? तो अगर मुझे रिलेटिव मोशन के हिसाब से बात करना है तो स्फेयर नंबर 2 के हिसाब से जब मैं देखूंगा स्फेयर नंबर 1 को, तो इसका जो भी एक्सेलरेशन आता उसका कितना मुझे रखना होगा, डबल। तो चलिए, अब तो आपको सवाल क्लियर होगा क्या क्या चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। शुरुआत करा स्फेयर 1 ने यहां से, स्फेयर 2 यहां पर रुका हुआ था, है ना। हमने इससे वेलोसिटी छीन ली, इसका एक्सेलरेशन छीन लिया, और बदले में क्या दे दिया दूसरे वाले स्फेयर को, दूसरे वाले स्फेयर को हमने वेलोसिटी इनिशियली v0 दे दी इस डायरेक्शन में, जिसके कारण ये इस तरीके से 45 डिग्री पर चलने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमने ये भी किया कि कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए स्फेयर नंबर 2 के पास, तो हमने हर समय एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन स्फेयर नंबर 1 को दिया, जिसके कारण स्फेयर नंबर 1 का एक्सेलरेशन जो है, जो आना चाहिए तो उसका हर समय डबल दिख रहा है। क्लियर है ये बात? तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग यहां पर लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ स्फेयर 2, क्योंकि हर समय जो स्फेयर नंबर 1 पे फोर्स लग रहा है ना, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेयर 2 ही तो है। तो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम कितना था, शुरुआत में था mv0 मल्टीप्लाइड बाय 8r, और जिस समय ये ग्रेज करके जा रहा है ना, जस्ट टच कर सकता है, तो उस समय एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m v, लेटर से कि इसकी स्पीड इस समय v हो गई, और इस बार डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2r। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिए अपने पास m से m कैंसिल आउट हो गया, r से r भी कैंसिल आउट हो गया, और 2 4 8 तो पता ही है, तो यहां से v आ गया 4 टाइम्स v0, है ना। तो अपने पास v आ गया 4 टाइम्स v0। अब देखिए हम लोग यहां पर और क्या लगा सकते हैं, और हम लोग लगा सकते हैं यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए शुरू में कितनी एनर्जी थी भाई, शुरू में एनर्जी थी हाफ इनटू इसका मास कितना है, कैपिटल M, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, √2 v0, है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, √2 v0 का भी होल स्क्वायर। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त अब आपको केयरफुल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे सोचिए यहां पर कि मान लीजिए 2 पार्टिकल्स थे, है ना। अब इस पर मान लीजिए फोर्स पहले लगता था कितना, gmm/x², है ना, पहले तो इतना ही लगता था अगर दूरी x होती थी तो इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी, -gm/x। लेकिन अब जो फोर्स है ना, वो क्या हो गया, डबल हो गया। आपको पता है क्यों डबल हुआ, क्योंकि एक तरीके से आप सोचिए कि रिलेटिव मोशन में काम कर रहे हैं, तो एक एक्सेलरेशन और देना पड़ा, या फिर आप कह लीजिए स्यूडो फोर्स लगाना पड़ा। तो स्यूडो फोर्स लगाने के लिए इस पर एक F और लग गया। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि अब फोर्स की वैल्यू gmm/x² नहीं बल्कि 2gmm/x² हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी, है ना, U भी अब कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -2 ऑफ gm/x आ जाएगा, है ना। आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से, F बराबर होता है -du/dr। तो अगर आपको U -2gm/x दिया होगा तभी तो डिफरेंशिएट करने पे F बराबर 2gmm/x² आएगा। तो अपने को यह समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए अपने को क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा, और वो फॉर्मूला बन जाएगा -2gm/x। तो इस हिसाब से बताइए कि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दें, -2 ऑफ gmm डिवाइडेड बाय, कितने से इसे डिवाइड कर दें, शुरुआत में जो सेपरेशन था वो कितना था, 8r का था। दिस शुड बी इक्वल टू, स्फेयर 2 तो हमेशा ही रुका हुआ मान रहे हैं लोग, उसी के फ्रेम से बात कर रहे हैं, तो बाद में क्या लिख दें, हाफ m इंटू 4v0 का स्क्वायर, और क्या है पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दें, -2 ऑफ gmm/, अब डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r, है ना। तो अब बस इस एक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमारा जवाब हमारे सामने होगा। तो देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो सकती है, 2
और इधर 2 4 8, इधर भी 2 गया और इधर भी 2 गया, है ना। तो यहाँ कितना आ गया, अच्छा m भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m भी चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा अपने पास 2v0 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा gm अपॉन 2r इज इक्वल टू 16v0 स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन कैपिटल R, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, यहां से आ जाएगा 14v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm बाय r माइनस gm बाय 2r, है ना। तो 2gm बाय r माइनस gm बाय 2r हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 2 4, 4gm बाय 2r माइनस 1gm बाय 2r, मतलब ये 3gm अपॉन 2r हो गया। तो यहां से देखिए v0 कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा भाई 3gm अपॉन 28r, है ना। तो v0 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, अंडर द रूट ऑफ 3gm अपॉन रूट ऑफ 28r। तो देखिए इस सवाल में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा था, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी वाला, है ना। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, फोर्स पे, है ना। जो फोर्स जिस तरीके का होगा उस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी करेगी। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो क्या हो गया था, जो फोर्स था वो डबल हो गया था, तो उसी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को भी क्या हो गया, होना पड़ा, डबल होना पड़ा। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। In case of any doubts, feel free to contact me. I'll be very happy to help you. Take care, बच्चों. Bye bye.